अच्छा, तो मैंने आगे ये मैंने कहा जो ये आक्रमण हुआ था यहाँ से, इसलिए कहा अबू विजय की कि उस समय का शासक कौन था वहां का, मैं आपको ये बताता हूँ। मुख्यतः सॉरी, जो हमें यहाँ का शासक मिलता है, तो वो कौन मिलता है? सहसमल देवड़ा। सहसमल देवड़ा। देवड़ा एक होती है जो चौहानों की, शायद चौहानों की ब्रांच होती है, एक शाखा होती है, देवड़ा जो होती है ये चौहानों की क्या होती है, ब्रांच होती है, ठीक है जी। तो इसने क्या किया भाई साहब, जब ये सहसमल देवड़ा था, पहले तो इसने पंगे भी लिए थे सहसमल देवड़ा ने। ये क्या करता, जैसे इधर मैं आपको बता देता हूँ, इधर थोड़ा बना के बता देता हूँ। जैसे ये मेवाड़ है, ठीक है, जो इसका ये यहाँ पे मैंने, यहाँ से गुजरात होता है, ठीक है, जो नीचे के दो राज्य डूंगरपुर बांसवाड़ा बच जाते हैं, यहाँ से गुजरात होता है। इसके साथ में मेवाड़ की जो सीमा थी, उसमें मारवाड़ था ही नहीं वहां पे। यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो ये है ना, ये सिरोही है भाई साहब। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से तो ये क्या करता है भाई साहब, जो सहसमल देवड़ा ये करता भाई साहब, यहाँ से पंगे लेते थे, कभी यहाँ आक्रमण कर दिया, कभी कोई इधर उधर, कभी कोई इधर उधर, कैसे कभी कहीं कभी कहीं आक्रमण का छोटा छोटा। कुंभा ने कहा भाई इसने बड़ा सेक लिया, इसने इसको बनाओ पहले, तो इसको मारो भिड़ा भिड़ा के। तो कुंभा के उस समय तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने अपना इसका ना एक सेनापति मिलता है कुंभा का में, बड़ा जबरदस्त आदमी था भाई साहब। नार सिंह गोड़िया, क्या नाम मिलता है उसमें? नार सिंह गोड़िया जो ब्रांच है ये राठौड़ों की है, राठौड़ होते थे उस समय, राठौड़ों की ब्रांच है गोड़िया, ठीक है जी। अब बात करते हैं, इतना जबरदस्त आदमी भाई, डाकी टाइप आदमी था पूरा, डाकी जितना बड़ा शरीर था इसका, कुंभा से भी खतरनाक था भाई साहब। कुंभा जहाँ पे इसकी जरूरत, सख्त जरूरत होती थी ना, वहां पे इसको भेजता था, बड़ा जबरदस्त आदमी था नार सिंह गोड़िया। तो ये गया भाई साहब इसके पास, सैफल देवड़ा के पास, इसको जाके बोले, हाँ भाई साहब क्या दिक्कत, क्या करे बार बार कभी कुछ नहीं करता, क्यों क्यों डिस्टर्ब करता है बार बार? तो कहता मैं तो ऐसे ही करूंगा, मेरे को इतना ये जो मेरा हमारे जो पहले आपको में आता ये दे दो। कहते ये तो नहीं मिलेगा तेरे को, जो है उससे भी रहेगा तू। कहते ऐसे कैसे? कहते देख ले। भाई साहब नार सिंह गोडिया ने इसको यहाँ से भिड़ा के मार दिया दीवार के, टिका के मारा उसको। यहाँ से सैजमल देवड़ा को क्या कर दिया, यहाँ से भगा दिया या मार दिया, इसको यहाँ से क्या कर दिया, भगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसको यहाँ से भगाने के बाद वही मैं सब मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से किसके सहयोग से, नार सिंह गोड़िया के सहयोग से किसको मार दिया, तो सहसमल देवड़ा को मार दिया। नार सिंह गोड़िया कौन था, तो नार सिंह गोड़िया कौन था, कुंभा का क्या था, एक मुख्य सेनापति था। क्या था, सेनापति था। किसका था, तो जब मैंने आपको बताया सेनापति था, किसका था, महाराणा कुंभा का था भाई साहब। कुंभा का सेनापति मिलता है, कौन मिलता है, नार सिंह गोड़िया। जो अब अगर ये बात पूछी कि आबू विजय किसकी सहायता से हुई, किसकी सहायता से हुई, तो नाहर सिंह गोड़िया की, नाहर सिंह गोड़िया की। तो फिर आगे बात करते हैं, इसको क्या है, जो आबू विजय, इसके उपलक्ष्य में इसने भाई साहब बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बसंतगढ़ दुर्ग करवा दिया, इसने निर्माण करवा दिया। उसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसने काफी, मैंने पहले बताया विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया 1440 से 1448 तक। फिर इसने आबू विजय के बसंतगढ़ दुर्ग, या अचल, वैसे मैंने आपको अचलगढ़ दुर्ग था, जो कहा में उदयपुर के अंदर, सॉरी उदयपुर के अंदर अचलगढ़ दुर्ग था, उसके ऊपर हमले कौन करता था, उसके ऊपर हमला करता था जो कौन करता था, तो महमूद खिलजी प्रथम था, तो मालवा से वो करता, उसने भाई तोड़ तोड़ दिया। तो उसका पुनर्निर्माण भी किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। इसने जो उसे मुख्य था, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है, और एक बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है, और एक उसके अंदर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, इसके अंदर जो सेना के सेफ्टी के लिए दुर्ग के उसके सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया, जैसे ऐसे होता है ना, बोलता सर्पिलाकार, आपने सर्प को देखा, ऐसे ऐसे चलता है वो, ऐसे ही क्या करवा दिया, मार्ग का क्या करवा दिया, इसने निर्माण करवा दिया। इस भाई इसने कहा सीधा भी तो बनवा सकता था, ऐसे ला भाई ये दुर्ग है यहाँ पे, ठीक है, और मैं आपको नीचे बना के बता देता हूँ।
उसने क्या किया भाई साहब, सर्पिलाकार जो मार्ग होता है, साफ पता है आपको ऐसे ही चलता है भाई, यहाँ दुर्ग है, ऐसा कुछ मान लो आप, ठीक है, यहाँ दुर्ग है। इसने भाई साहब दिमाग क्या चला है, सिर्फ सर्पिलाकार मार्ग क्यों बनवाया, इसने सीधा भी तो बनवा सकता था, साथ में दूरी कम हो जाती है, सीधा जाता है बिल्कुल आराम से जाता, साथ में घोड़ों को इधर उधर, सैनिकों को इधर उधर भिड़ना नहीं पड़ता, कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता, सीधे जाता बिल्कुल, जैसे यहाँ से रथ बड़ा सेना बड़ी सीधी दुर्ग के अंदर, ठीक है। तो भाई साहब इसकी रणनीति ये थी कि देखो, सूर्य वैसे तो एकलिंगनाथ जी का वरदान था कि मेवाड़ पूर्णतः, मेवाड़ पर अधिकार कभी हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है, राजपूतों के अलावा। इसके अंदर एक बात मिलती है, जैसे ये देखो, ठीक है, ये जो मार्ग बनवा दिया, अगर कोई शत्रु आएगा, ठीक है, वो यहाँ से आ गया, यहाँ से देखेगा, इसको पूरा दुर्ग थोड़ी दिखेगा, यहाँ तक दुर्ग दिखेगा, हाँ बता, मान ली यहाँ से आ गया हूँ, यहाँ से आ गया, ठीक है, इसको क्या पता कि यहाँ क्या चीज है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इसको नहीं पता ना। तो भाई साहब यहाँ पे क्या बना हुआ है, जैसे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आएगा तो यहाँ नहीं दिखेगा इसको, यहाँ नहीं, यहाँ इसने क्या किया, इसने यहाँ पे सेना का ठिकाने बनवा दी, सेना रखने स्टार्ट कर दी, यहाँ से रहेगा तो यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ भी सेना, यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ से नहीं, यहाँ भी सेना, तो यहाँ भी सेना, यहाँ भी सेना, यहाँ भी सेना, यहाँ भी सेना। तो भाई साहब इसकी तकड़ी रणनीति नहीं, विजय से पड़ेगा, पहले तो इसको यहाँ मारेंगे, अगर इनको भी आगे चलेगा यहाँ मारेंगे, फिर यहाँ मारेंगे, यहाँ मारेंगे, जब तक यहाँ तक पहुंचेगा पूरा पूरा खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है जी। आगे मैं स्थापत्य कला के अंदर मैं इसको आपको पूरा बता दूं, तो लगभग जो महाराणा कुंभा ने मुख्यतः युद्धों का वर्णन मिलता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो यहीं से पूछे जाते हैं भाई साहब, ठीक है जी। आगे मैं आपको बता देता हूँ। आगे हम बात करते हैं किसकी, तो आगे जो हम बात करेंगे स्थापत्य कला, किसकी स्थापत्य कला समझते हो, इसके अंदर इन्होंने सारा कोई दुर्ग का निर्माण करवाया हो, किस चीज का निर्माण करवाया, उसका सारा वर्णन मिलता है स्थापत्य कला के अंदर, ठीक है जी। उसके जितनी ये बुक वगैरह लिखी, सारा कुछ बताऊंगा मैं इसको आगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। अच्छा जी, ये अपना अच्छे से साफ हो गया गोल्ड, ठीक है जी। आगे मैं बात करेंगे इसकी स्थापत्य कला की, अच्छा जी। हमने क्या पढ़ना है, मैं आज इसको थोड़ा सा स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, बाकी हमें पूर्णतः जो स्थापत्य कला है वो हम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्थापत्य कला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्थापत्य कला कर लो, जो स्थापत्य कला है, इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, एक हमें इतिहासकार मिलते हैं, कवि श्यामल दास, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है, कौन सा ग्रंथ है, तो बताओ आप कौन सा, मैंने आपको आगे बताया, कमेंट में जरूर बताना अगर किसी को पता हो, तो वैसे मैं आपको बता दें उनका जो ग्रंथ मिलता है वो मिलता है दास का ग्रंथ मिलता है हमें, क्या नाम मिलता है, वीर विनोद मिलता है, क्या नाम मिलता है, वीर विनोद मिलता है, किसका, स्थापत्य कला के कवि श्यामल दास, इन्होंने भाई बताया हुआ है, इनके अनुसार मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने बताया भाई सब कुंभा ने क्या के 84 दुर्ग में से, टोटल 84 दुर्ग थे, उनमें से भाई साहब 32 दुर्गों का निर्माण, भाई साहब पढ़ लो आप,
84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रंथ के अनुसार कौन से ग्रंथ के अनुसार महाराणा कुंभा ने 84 जो मेवाड़ की 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, कौन से ग्रंथ के अनुसार? तो कौन सा ग्रंथ था? कवि श्यामल दास का ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ था? वीर विनोद ग्रंथ था। मैंने आपको पहले बताया था कि जो कवि श्यामल दास हैं उनके वो कहाँ के हैं? वो मेवाड़ के ख्यात इतिहासकार हुए हैं हमारे। उसके बारे में आपको बताता हूँ। कवि श्यामल दास है जो ये वीर विनोद ग्रंथ जो अब की बार जो प्री बीएड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, वीर विनोद ग्रंथ कौन किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? कवि श्यामल दास। हाँ जी, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अनुसार क्या है, 84 दुर्गों से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। अभी मैंने बताया चित्तौड़ दुर्ग के अंदर क्या करवाया इन्होंने? मार्ग बनवाया। कौन सा? सर्पिला घाट। क्या करवाया? सर्पिलाकार मार्ग बनवाया। हाँ जी, आगे बात करते हैं। और इन्होंने क्या किया, मैंने बताया आबू विजय युद्ध में क्या किया? बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बसंतगढ़ दुर्ग का और दुर्ग का क्या करवाया? पुनः निर्माण। क्या करवाया? पुनः निर्माण करवाया। किसका? अचलगढ़ दुर्ग का। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं। इन्होंने एक दुर्ग और भी बनवाया। कौन सा बनवाया? विराट दुर्ग। दुर्ग कहाँ बनवाया ये? भीलवाड़ा में। ये सर्पिला का चित्तौड़ में करवाया। ये जो दोनों दुर्ग है ये बसंतगढ़ दुर्ग है, ये सिरोही में बनवाया। अचलगढ़ दुर्ग है ये कहाँ बनवाया? तो ये उदयपुर में बनवाया। कहाँ बनवाया? अचलगढ़ दुर्ग उदयपुर में। हाँ जी, हाँ जी, आगे बात करते हैं। आगे किसके अनुसार बताया भाई साहब? इतनी तो बसंतगढ़ मैंने वो किसकी कैसे बनवाया? अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण। क्यों इसका पुनर्निर्माण क्यों करा? इसलिए क्योंकि वो जो मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम था, उसने इसके ऊपर क्या आक्रमण किए तो इसको तोड़ फोड़ दिया था। इसलिए इसी तोड़ में सर्पिला कारण जो मार्ग बनाया था उसका जो मुख्यतः कारण क्या था वो मैंने आपको बता दिया। तो कवि श्यामल दास के अनुसार ग्रंथ था वीर विनोद, इसके अनुसार इन्होंने 24 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं। मैंने विजय स्तंभ के बारे में वैसे आपको बता दिया एक बार, पर एक बार और बता देता हूँ आपको। हाँ जी, सुनिएगा। सॉरी। अच्छा, जब हम बात करते हैं हमारे, हाँ तो ये क्या बना दिया था नीचे से? इस सेट में क्या बना हुआ है हमारा? कीर्ति स्तंभ इसे कहते हैं, विजय स्तंभ भी इसे कहते हैं। इसकी जो लंबाई मिलती है हमें वो कितनी मिलती है? पहले थी 122 फीट। पहले क्या थी? 122 फीट थी इसकी पहले। बाद में क्या हुआ कि इसकी ये 9वीं मंजिल मिलती है आपको। कितने मंजिल है इसके? 9 मंजिल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9। 1, 2, 9, ठीक है भाई साहब, 9 मंजिल मिलती है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैं इसको विजय स्तंभ के ऊपर सारी बातें बता देता हूँ मैं आपको। इसकी क्यों बनवाया गया इसको,
क्या बनाया है? विक्ट्री टावर, ठीक है, विक्ट्री टावर बनवाया इसने। बनवाने का कारण क्या मिलता है इसका? विक्ट्री ऑफ सारंगपुर, ये बैटल हुई थी, ये कब हुई थी बैटल? तो ये हुई थी लगभग 1437 में। कब हुई थी विक्ट्री ऑफ सारंगपुर? 1437। कब हुई थी? 1437 के अंदर क्या हुई थी? विक्ट्री ऑफ सारंगपुर हुई। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं। तो इसकी विक्ट्री ऑफ सारंगपुर के अंदर क्या इसने बनवाया? विजय स्तंभ बनवा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अच्छा जी, आगे बात करते हैं किसकी? विक्ट्री ऑफ सारंगपुर की। विजय स्तंभ बनवाने का कारण यही था मुख्यतः, क्या था? विक्ट्री ऑफ सारंगपुर। इसमें बैटल हुई थी एक सॉरी कुतुबुद्दीन खां और किसके बीच में? महाराणा कुंभा के बीच में एक बैटल। बैटल के अंदर विक्ट्री किसकी हुई थी? जो महाराणा कुंभा की, उसने ये विक्ट्री यार, एक विक्ट्री विक्ट्री टावर तो बनवाते हैं, विजय स्तंभ एक तो बनवाते हैं। इसने इसका नाम क्या पड़ गया? विजय स्तंभ बन गया, पड़ गया, ठीक है। इसकी कितनी मंजिल थी? 9 मंजिल। तो वैसे इसकी पहले कितनी लंबाई थी? आपको पहले का मतलब क्या है? तो इसकी 9वीं मंजिल क्या पड़ गई थी बिजली? किसके समय में? स्वरूप सिंह के समय में। स्वरूप सिंह का मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। बिजली गिर गई थी भाई साहब इसके ऊपर। क्या पड़ गई थी? बिजली। तो इसके कारण क्या टूटी ध्वस्त हो गई थी। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। स्वरूप सिंह के समय में गिरी। अब आपको घर पे अगर घर की कोई दीवार गिर जाए तो आपके आगे होने वाले पुत्र वो थोड़ी करवाएंगे, आप ही करवाओगे उसका निर्माण। इसलिए स्वरूप सिंह ने इसका करा पुनर्निर्माण। उसके बाद इसकी बाद में इसकी लंबाई कितनी जाएगी? 120 फीट। अच्छा जी, आगे बात करते हैं इसका विजय स्तंभ। इसके भाई साहब जो ये मिलती है हमें, अब आपको इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई मिलती है लगभग 25 फीट। कितनी मिलती है? 25 फीट और 120 मीटर। सॉरी फिट है, मीटर नहीं, फिट ही मिलती है। मीटर तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या हुआ। चौड़ाई कितनी है इसकी? 25 फीट। ऊंचाई कितनी है इसकी? 120 फीट। विक्ट्री ऑफ सारंगपुर के समय में इसको बनवाया। इसको बनवाने में जो समय लगा, लगभग 8 साल। कितना समय लगा? 8 साल समय लगा। और 8 साल कितना लगा? 1440 से लेके 1448 तक, 1448 तक, 1448 तक, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये जो 1440 से 48 तक इसका निर्माण हुआ था। इधर भाई साहब इसके ऊपर एक बात और मिलती है। इसके जो चारों तरफ का जो जैसे एरिया, जैसे विजय में काफी चौड़ा है, तो इसको कहते हैं चारों तरफ मूर्तियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? हिंदू मूर्तियां बनी हुई है, सारी की सारी ऊपर से लेके नीचे तक तराशी हुई है पत्थर के अंदर। क्या? हिंदू मूर्तियां। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, हिंदुओं का वैसे बोल दो।
आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना। अजायब घर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुओं का अजायब घर किसे कहते हैं, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर या हिंदुओं का अजायब घर, तो किसे कहते हैं, विजय स्तंभ को। अच्छा जी, विजय स्तंभ के ऊपर एक, ये जो तीसरी मंजिल है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सॉरी, आठवीं मंजिल है, पता नहीं। हाँ जी, तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह। कौन सी भाषा में, तो फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, फारसी भाषा में। क्या लिखा हुआ है, 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है 9 बार। कौन सी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे। अच्छा, तो इसे एक नाम और भी दिया जाता है, मूर्तियों का क्या कहते हैं, विश्व कोश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आपको मैंने बताया था कि इसके ऊपर क्या बनी, मूर्तियां बनी हुई चारों तरफ, ठीक है, हिंदुओं का अजायब घर। इसे क्या है, सॉरी, मूर्ति कला का अजायब, मूर्ति कला का विश्व कोश, हाँ जी, क्या कहा जाता है, तो कला का, क्या कहा जाता है, मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विजय स्तंभ मेन रहा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, विश्व, सॉरी, विजय स्तंभ भी रहा है, विक्ट्री टावर ही रहा है सबसे जो, मैं तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मूर्ति कला का विश्व कोश का किसे कहा जाता है, विश्व कोश, सॉरी, विजय स्तंभ को। हिंदुओं का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो वो विजय स्तंभ को। जो और सॉरी, ये विजय स्तंभ कब बनवाया गया, तो किसी काल में बना, तो महाराणा कुंभा ने बनवाया। कब बनवाया, तो 1440 के समय बनवाया, 14 उस समय किसके, इसका मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण था जो विक्टोरिया सारंगपुर था। अब देखो, इसको बनवाया, इतना बड़ा अच्छा बनवाया, तो इसके कोई जो वास्तुकार थे, इसके जो वास्तुकार थे, कौन थे वास्तुकार, तो इनके जो नाम मिलते हैं, जेता, नापा, पुमा, पुंजा, क्या मिलते हैं, जेता, नापा, पुमा, पुंजा, जेता, नापा, पुमा, पुंजा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया, एक बार आर्यस प्री में भी पूछा गया था ये, क्या, जेता, नापा, पुमा, पुंजा, जेता, नापा, पुमा, पुंजा। अच्छा जी, तो अब अगर आपको कहे कि विजय स्तंभ के बारे में पूर्णतः वर्णन कीजिए, तो आप कर दोगे ना, जो मैंने आपको बता दिया, विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहा जाए, हिंदुओं का अजायब घर कहा जाता है। इसके ऊपर बिजली की किसके समय गिरी, स्वरूप सिंह के, इसका निर्माण किसने कराया, स्वरूप सिंह ने करवाया। उसकी लंबाई जो पहले गिरी थी 122 फीट थी, अब कितनी है, 120 फीट है। इसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 25 फीट है। और ठीक है, इसके ऊपर कौन सी मंजिल के ऊपर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, तो तीसरे, इसके वैसे पूछे तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह किस भाषा में लिखा गया है, तो फारसी भाषा में लिखा गया है। कि मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है, तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसके जो वास्तुकार है उनको क्या नाम मिलता है, जेताना पुमा पूंजा मिलता है। इसका जो एक मुख्य जो वास्तुकार मिलता है, जिसको हम वास्तुकार नहीं कह सकते। अच्छा जी, इसके जो भूमि के वास्तुकार मिलते हैं, इसकी जो प्रशस्ति मिलती है ना, विजय स्तंभ प्रशस्ति, उसके अंदर, इसके अंदर बताया गया है, इसका जो प्रशस्ति का जो मुख्य जो था, वो कौन था, त्रिभट्ट था, त्रिभट्ट। धीरे धीरे इसको 8 साल लगे बनते बनते, इसके बीच में क्या हो गया, मृत्यु होगी, टिकट कट गई इसकी। इसके बाद क्या हो, इसका एक बेटा मिलता है महेश भट्ट, इसने इसका पूर्ण निर्माण करवाया। प्रारंभ किसने कराया, त्रिभट्ट ने, पूर्ण किसने करवाया, महेश भट्ट ने। तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका जो प्रशस्ति का, विजय स्तंभ प्रशस्ति का जो प्रारंभ किसने करवाया, तो त्रिभट्ट ने करवाया। इसका जो आप सोचो, कई बार ये क्वेश्चन आया, इसका जो पूर्ण किसको, किसने, त्रिभट्ट ने जो शुरू करा, वही पूर्ण जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था, प्रारंभ किसने करवाया था,
और महेश भट्ट ने क्या, महेश भट्ट ने इसको क्या, पूर्ण महेश भट्ट कौन था, इसका पुत्र था, क्या था, किसका पुत्र था, अत्रि भट्ट का, ठीक है जी। अच्छा एक बात, सबसे मुख्य बात जो इसकी मिलती है वो आपको बताता हूँ मैं। जो एक बात जो एक सॉरी आपको कैसे बताऊं मैं इसके बारे में, कि जो एकमात्र जो ये स्तंभ है, ऐसी जो जगह बनी हुई है, ऐसे स्तंभ बना हुआ है एकमात्र, ऐसी चीज जो, ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है, सॉरी हाँ ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके ऊपर क्या हो, भारत सरकार द्वारा 1949 में डाक टिकट जारी किया। क्या कर दिया, 1949 में क्या कर दिया, डाक टिकट। सर्वप्रथम ऐसी इमारत जिसके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी की, तो वो कौन सी थी, विजय स्तंभ था, और कब की, 1949 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं। अच्छा जी, तो इसको कब हुआ, 1949 के अंदर क्या थी डाक टिकट जारी की, इसके ऊपर किसने की, भारत सरकार ने की। डाक टिकट, आपको डाक टिकट क्या होती है, डाक टिकट जारी करना कौन सी, जैसे आप देखो जो फौजी की जो, सॉरी पुलिस वालों की जो टोपी होती है, उसकी वजह से करके टैग लगा होता है, उसके ऊपर इसको बना होता है, मतलब इसको कहीं पे इसका चिन्ह बना देना, कोई सही प्रशासनिक कार्य होगी वहां पे किसी का चिन्ह देते हैं इसका, उसे की उसे क्या कहते हैं, डाक टिकट जारी करना कहते हैं। बाकी मैं आपको विजय स्तंभ प्रशस्ति बताऊंगा, उसके अंदर आपको इसकी पूर्ण जानकारी दूंगा, वो डाक टिकट किसे कहते हैं। अच्छा जी, तो मेरे को लगता नहीं कि इससे ज्यादा कोई विजय स्तंभ की कोई बातें होगी और आपको कोई बताएगा। विजय स्तंभ की सारी मुख्यतः जो जितनी बातें यही मिलती है, सारी की सारी जो विजय स्तंभ की जितनी बातें सारी यही मिलती है, ये आप ढंग से इसको लिख लो, या तो या इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो आप। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने क्या क्या, ये हमने सोचा विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिरी स्वरूप सिंह के समय, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ इसी कहते हैं, मूल हिंदू मुठे वजायब भी कहते हैं, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ कौन सी भाषा में, सॉरी फारसी नहीं, अरबी भाषा लिखो आप यहाँ, क्या लिखो, अरबी भाषा, अरबी भाषा लिखो, ठीक है जी। तो फिर आगे मैंने इसके बारे में जो जितनी बातें सारी लिख लो, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। और इसके समय में जो सेठ हुए थे, जैसे पहले सेठ बड़े जिनके पास ज्यादा पैसे होते उसको सेठ बोला जाता, आज भी बोलते हैं सेठ बोलते हैं। तो एक सेठ हुए थे अपने जैन, जो जिन्होंने जैन मंदिर का, धरणक्षा, कौन हुए थे, धरणक्षा जैन, जिन्होंने जैन मंदिर का निर्माण करवाया, उसके बारे में मैं कल बताऊँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक सेठ हुए हमारे, जो धरणक्षा जिनका नाम था, और उन्होंने जैन मंदिर का निर्माण करवाया, और उन्होंने जिस चौमुखा मंदिर है उसका निर्माण कराया, चौमुखा और जैन मंदिर वहां पे उसी उसी स्थान पे उसका क्या करवाया, उसने क्या करा, निर्माण करवाया। इसके जो जैसे जैन मंदिर एक हमने जैन का रणकपुर, जो रणकपुर जैन मंदिर है उसे कहते हैं जैन मंदिर, रणकपुर बोलते हैं उसे, रणकपुर। उसका जो शिल्पी होता था, शिल्पी मतलब जो उसको डिजाइन वगैरह करने वाला, तो शिल्पी उसे बोलते हैं। तो शिल्पी कौन था, उसका शिल्पी का नाम मिलता है, मुझे याद नहीं आ रहा, शिल्पी का मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में कल बताऊंगा मैं आपको। अच्छा हाँ सॉरी, शिल्पी का नाम मिलता है दीपाक, क्या में नाम मिलता है, दीपाक नाम मिलता है, किसका नाम, जो रणकपुर जैन मंदिर का क्या था, शिल्पी था। और इस रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, आपको अगर उसमें आ जाए, जैसे आप सपोज करो कि क्वेश्चन आ जाता है कि रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, उसके अंदर ऑप्शन में आ जाता है, और धरणक्षा, महाराणा कुंभा, महाराणा दाखा और महाराणा मुक्कल, ऐसे कुछ आ जाता है। उसके अंदर महपा कुमार कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आप सोचोगे यार ये तो महाराणा कुंभा के समय में, महाराणा कुंभा ने करवाया होगा, नहीं, महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया। हाँ एक बात है, महाराणा कुंभा सेठ जो सेठ थे उन्होंने जमीन जरूर मांगी थी, महाराणा कुंभा से भी हमने ऐसे करके यहाँ पे जो जमीन दे दो आप हमें, तो उस समय इन्होंने पता कितनी जमीन दी, 99 बीघा जमीन दान में दे दी थी महाराणा कुंभा ने। इसीलिए इनकी एक उपाधि पड़ी दान गुरु, दान देने में सबसे आगे आएंगे, उपाधियां पढ़ाऊंगा तब आपको उपाधि का वर्णन बताऊंगा, उसके अंदर एक से इनकी उपाधि है दान गुरु, जैसे हाल गुरु, फाल गुरु, टोटरमल, अभिनव भट्टाचार्य, जो हिंदू हिंदू सूर्य, बहुत इसकी उपाधियां मिलती है, मैं आपको आगे बताऊंगा सारी। तो क्या हुआ, जो रणकपुर जी मंदिर का निर्माण करवाने के लिए क्या किया, 99 बीघा क्या दी, जमीन दे दी, किसने दी, तो हमारे कौन मिलते हैं, जो इनका नाम मिलता है सेठ धरणक्षा, क्या नाम मिलता है, सेठ धरणक्षा, जिन्होंने क्या करवाया, जिन्होंने रणकपुर जैन मंदिर का क्या करवाया, निर्माण, ठीक है जी। तो धन्यवाद इसी के साथ, अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आई तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। धन्यवाद। और जितने भी ये बातें हैं आपको इससे कोई भी बार कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इसी के साथ
धन्यवाद। खम्मा गणी सभी को, राम राम जी।